हेलो स्टूडेंट्स, तो जो ये आज की वीडियो है इसमें 12th क्लास की एनसीईआरटी के हिस्ट्री के 15 चैप्टर के बारे में संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, जो ये चैप्टर है इसमें बेसिकली कई सारी डिबेट्स हैं और उनमें से एक इंपॉर्टेंट डिबेट जो है वो आपकी पृथक निर्वाचिका के ऊपर आती है, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये चीज़ याद रखिएगा, एक थोड़ा सा ओवरव्यू। जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी एरिया में से एक छोटा सा हिस्सा किसी भी एक कास्ट, रिलीजन, किसी के भी नाम पर आप निकाल कर रख देते हो, तो इसी को हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। और इस एरिया में इसी कास्ट के या फिर इसी रिलीजन के लोग इलेक्शंस में कैंडिडेट बनकर आते हैं। अब बेसिकली समझेंगे, ये भारत में पहले भी हो चुका है। 1909 में इसकी डिमांड उठी थी मिंटे मार्लो सुधारों में और 1919 में इसे एक्सेप्टेंस दी गई थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब यहाँ पर क्या हुआ, संविधान सभा में इसी पृथक निर्वाचिका या सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर क्वेश्चनिंग हुई, डिबेट हुई कि क्या हमें इसे स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में दोबारा लागू करना चाहिए या नहीं। अब इसी के ऊपर जो डिबेट हुई है इसी को हम पृथक निर्वाचिका के पक्ष और विपक्ष के तर्क कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अगर आप बात करते हैं फॉर की, पक्ष में, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ सीमित गिने चुने लोग रहते हैं जो कि इसको सही मानते हैं, जिनमें से एक है बी पोकर बहादुर। बी पोकर बहादुर का मानना क्या था कि जो ये अल्पसंख्यक हैं इनको हर जगह पे देखा जाता है, ये सभी जगह पर अवेलेबल है, इनको आप पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से डेवलप भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा इन सबको आप एक जगह इकट्ठा कर दो, यानी इनको आप पृथक निर्वाचिका दे दो। और ये जो पृथक निर्वाचिका है ये इन्हीं सब की रक्षा के लिए काम करेगा, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस से ये काम करेगा। और इसी को सपोर्ट किया जितने भी दलित जातीय सदस्य थे, जितनी भी डिप्रेस्ड क्लास के मेंबर्स थे, जिसमें जितने भी SC ST कैंडिडेट्स थे इनमें, तो यहाँ पर जो है SC ST मेंबर्स थे, इन सब ने इसे सपोर्ट करा और ये भी कहा कि पृथक निर्वाचिका से इनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सुधर जाएगा। अब जब इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सुधरेगा तो ये अपने लिए, अपने समाज के लिए स्थिति सुधारने के लिए कानून वगैरह बना सकते हैं, जिनसे इनकी स्थिति ठीक होने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन विपक्ष में याद रखिएगा बहुत सारे लोग रहते हैं, इसमें अगेंस्ट में ज़्यादा लोग थे, जिनमें से एक है सबसे पहले RV धुलेकर। RV धुलेकर का मानना क्या था कि जो अंग्रेज़ों के टाइम में 1909-1919 में पृथक निर्वाचिका मिली थी, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, ये और कुछ नहीं था, ये आपको सिर्फ फुसलाया गया था, बहकाया गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों की एक बेसिक पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, और अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाकर यही तो करा कि उनको डिवाइड करा और सबको बांट दिया। और यही चीज़ क्या है, हम स्वतंत्र भारत में नहीं होने देंगे। ऐसा कौन कह रहा है? RV धुलेकर। दूसरे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो सरदार पटेल थे, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक विष माना है, एक जहर माना है, और जो पूरी राजनीति में फैला हुआ है। लाइक सबको सिर्फ इसकी बेनिफिट दिख रहे हैं लेकिन इसके नुकसान किसी को भी नहीं दिख रहे। और सरदार पटेल ने ये स्टेटमेंट पार्टीशन की वजह से, विभाजन के कारण ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि ये जहर है, क्योंकि विभाजन को सेपरेट इलेक्टोरेट का ही एक परिणाम माना गया था। और फिर उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत जो थे, इन्होंने क्या कहा कि जो ये अल्पसंख्यकों के लिए डिमांड की जा रही है, SC ST कम्युनिटी के लिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे हो, ये डिमांड देश के लिए और खुद उनकी कम्युनिटी के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है, अलग हो जाएंगे बाकियों से। और यहाँ पर एक आपको छोटी सी डिबेट देखने को मिलती है 1932 की, जो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुई थी। गांधी और अंबेडकर ने पहले ही इसके ऊपर चर्चा करी थी। गांधी से अंबेडकर ने बात करी थी कि भाई आप क्या करो कि सेपरेट इलेक्टोरेट बना दो SC ST के लिए, जैसे मुस्लिमों के लिए उस ज़माने में ऑलरेडी अवेलेबल था। तो यहाँ पर हुआ क्या, गांधी ने मना कर दिया। गांधी की भी तर्क यही थे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इससे क्या है, अल्पसंख्यक सारे एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे और बाकी हिस्से से ये लोग कटकर रह जाएंगे, इससे इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, इनफैक्ट ये एक ही जगह पर रुके रह जाएंगे। और इस डिबेट के बाद गांधी जो थे आरक्षण के ऊपर अग्री हुए थे कि हाँ चलो आरक्षण हम कर सकते हैं। इसी को आपने पूना पैक्ट में देखा है। अब इसमें एक नाम आता है अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, बेसिकली इनका क्या था कि विभाजन से पहले ये पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे कि हाँ पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए। लेकिन जब विभाजन जैसी दर्दनाक घटना देखी तो अंबेडकर भी क्या है, पृथक निर्वाचिका के अगेंस्ट में चले गए कि ऐसी पृथक निर्वाचिका नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसी पृथक निर्वाचिका की वजह से कभी भी कोई भी समाज बाद में वो भी अलग से देश की मांग कर सकता है। जलवा है हमारा।
इसी में आगे जो डिबेट आती है वो डिबेट रहती है लैंग्वेज के ऊपर कि देश की भाषा क्या बनेगी। अब देश में देखिए, भारत को अगर आप जानते ही हैं, यहाँ पर क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सांस्कृतिक विविधता में बहुत देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमारी जो डाइवर्सिटी है वो लैंग्वेज बेस्ड भी है, कास्ट बेस्ड भी है और साथ साथ में रिलीजन बेस्ड भी है, यानी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भी यहाँ पर विविधता देखी जाती है। अब इसी प्रॉब्लम का सामना कौन कर रहा है? संविधान सभा। जो ये संविधान सभा थी, बेसिकली यहाँ पर भाषा का विवाद देखने को मिला। अब भाषा का विवाद का मतलब ये नहीं है कि पक्ष और विपक्ष, यहाँ पर ये है कि जो देश की नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी। अब इसके ऊपर क्या है कि ठीक ठाक से डिस्कशन ज़रूरी थे, क्योंकि जो भाषा राष्ट्रीय भाषा बन जाती, देश चलाती उसी भाषा में। और काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, काफ़ी लोग ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, काफ़ी लोग ऐसे जिनको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ऐसी नहीं आती थी। अब जो संविधान सभा के 389 मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में आपको देखना ये है कि कौन किसके पक्ष में था। अब हमारे पास अगर ऑप्शन देखें, सबसे पहली चीज़ क्या रहती है कि राष्ट्रीय भाषा के चयन पर वाद विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी ओवर द चॉइस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। तो मेन चीज़ हमें क्या समझनी है कि मेन मुद्दा क्या है, हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। अब नेशनल लैंग्वेज में कि सबको वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सभी लोगों ने खुलकर अपने मत दिए। जिनमें से जो धुलेकर थे, आर.बी. धुलेकर, ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, इन्होंने पूरी तरह से हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करा। जो हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करा, यहाँ पर अधिकांश लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, ठीक है, अपोज्ड बाय द मेजॉरिटी। अब संविधान सभा में काफ़ी लोग साउथ से थे, काफ़ी लोग ईस्टर्न इंडिया से थे, जिन लोगों को हिंदी भाषा में कुछ भी नहीं पता था। तो जाहिर सी बात है वो लोग हिंदी को अपोज करेंगे कि नेशनल लैंग्वेज इसे मत बनाओ। अब जब ये विवाद गांधी के सामने आता है तो गांधी जी कहते हैं कि भाई देखो, हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दो। हिंदुस्तानी भाषा में उन्होंने 2-4 चीज़ें बताई, लाइक जो हिंदुस्तानी भाषा होगी ये हिंदी और उर्दू के मेल से बनेगी, और ये वो भाषा होगी जो ज़्यादातर लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन्होंने प्रॉपर कोई नाम मेंशन नहीं करा कि हम तमिल को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे या हिंदी को बनाएंगे। इन्होंने इतना सिंपल क्या दिया, देश लोगों का है तो ज़्यादातर लोग जो बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, वही हमारी भाषा रहेगी, राष्ट्रीय भाषा। और इसी के ऊपर जो लिंग्विस्टिक कमेटी थी, जो भाषीय समिति थी, इस भाषीय समिति ने क्या करा, कुछ सुझाव दिए। अब जैसे हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला। अब जो ये हिंदी को रिकॉग्निशन एट स्टेट लेवल है, तो जाहिर सी बात है कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हम हिंदी को अपनी राजकीय भाषा बना लेंगे। उसके साथ साथ 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा बनाया गया। फॉर 15 ईयर्स इंग्लिश बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। और 15 ईयर्स का मतलब क्या, जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन से अगले 15 साल। और उसके साथ साथ सभी राज्यों को अपनी राजकीय भाषा चुनने का पूरा अधिकार दिया गया। अब जब आप बात करते हैं इन तीनों चीज़ों की, तो ये चीज़ याद रखिए, तीनों चीज़ क्या है, मात्र एक सुझाव है। और सुझाव भी किसको दिया गया है, पूरा का पूरा सजेशन किसको दिया गया है, संविधान सभा को। अब संविधान सभा के हाथ में था कि इनमें से किसको, कौन सी भाषा को या किस सुझाव को एक्सेप्ट करना है, किस सुझाव को एक्सेप्ट नहीं करना।